हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप हाल में ही कुछ डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित कुछ कानून पारित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वहां पर क्या ये नियमों में जो बदलाव आया है वो क्या है, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर वो नियम मालूम नहीं होंगे तो आप यहाँ पर खामखा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे और अपना टाइम जाया करेंगे और पैसा बर्बाद करेंगे। तो वो रूल जान लेंगे तो सीधी सी बात है, फिर आपको कोई भी टेंशन या दुख नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न निकल के आता है कि ER और GMO 2023 कब लागू होंगे, मतलब कब से इनको पारित किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखिए, ये एक बहुत बड़ा नोट्स तैयार किया गया है। जो मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें सारे प्रश्न आ जाएंगे। बहुत सारे जो व्यूअर हैं उनकी कमेंट्स आ रही थी कि वो जो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन का जो रूल लागू हुआ है उसको सरल भाषा में बताइए। तो देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने पढ़ा है, बहुत बड़ा है रूल है, कि वहां पर मैंने बस एक ही निचोड़ निकाला, एक लाइन बता देता हूं आपको कि आप लोगों को आर्मी के अंदर ऑन ड्यूटी, मतलब जो भी आप रह रहे हो सेना में, ऑन ड्यूटी कोई भी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपको डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब आपको कोई बीमारी हो रही है तो वंशानुगत नहीं होनी चाहिए, या फिर समय के साथ, जैसे उम्र के साथ जो बीमारी होती है वो नहीं होनी चाहिए। और मतलब आपका, मतलब कुल मिला के आप ड्यूटी कर रहे हो तो ड्यूटी करते समय कोई भी डिसेबिलिटी होती है, युद्ध से या टक्कर से, और वो भी यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग अब जो ऑन ड्यूटी हो और वहाँ एक्सीडेंट होता है तो ही मान्य होगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे घर आ गए और उसके बाद यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो फिर कोई ये मान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्ट सीधी सी बात यह है कि आप ऑन ड्यूटी होनी चाहिए और आपका आर्मी, मतलब ड्यूटी की वजह से डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि यह कहा गया है कि EMR में कोई नीति या पात्रता संबंधी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें 31/1/2001 में जो बेस MOD पत्र जो था उसके प्रावधान में ही संशोधन किया गया है, और इस उद्देश्य से किया गया है कि यहाँ पर जो मुकदमेबाजी जो चलती है खामखा की, उसमें यहाँ पर पढ़ के समय और पैसा बर्बाद न किया जाए। 21/9/2023 के बाद रिपोर्ट्स रिकॉर्ड की गई मृत्यु और विकलांगता के मामले में यह लागू होगा। 21/9/2023 के बाद में ये लागू होगा, क्योंकि तभी यहाँ पर पारित संशोधन किया गया है। ER और GMO 2023 से कौन प्रभावित होंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 21/9/2023 के बाद रिकॉर्ड या रिपोर्ट की गई मृत्यु और विकलांगता EMR 2024 और GMO 2023 द्वारा शासित होगी। तो वही बात दोबारा मैंने बताई है कि जो 21/9/2023 के बाद रिपोर्ट मिलेंगी उसमें वो प्रभावित होंगे, उससे पहले वालों को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन निकल के आता है, क्या ER और GMO 2023 पहले से ही मृत्यु, विकलांगता मुआवजा प्राप्त कर रहे पारिवारिक पेंशन भोगियों दिग्गजों को प्रभावित करेगा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो पहले जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलेगा, बाद में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। किन कर्मियों की सेवा को अयोग्य माना जाएगा? तो केवल वे कर्मी जो कि अपनी नियुक्ति की शर्तों को पूरा करने से पहले चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर किए जाते हैं, उन्हें ही सेवा से अमान्य माना जाएगा। सेवा से अमान्य माना गया का क्या मतलब है? PVOR और समकक्ष जिन्हें स्थायी रूप से सेफ फर्स्ट के अलावा किसी अन्य चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है और उन्हें छुट्टी दे दी गई है क्योंकि उन्हें उनकी चिकित्सा श्रेणी के लिए उपयुक्त कोई वैकल्पिक रोजगार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के बाद उनकी जो भी शर्त हैं वो करने से पहले छुट्टी दी गई है तो माना जाएगा कि यह अमान्य है। अगर वो मान लीजिए यहाँ आर्मी से भी उनको छुट्टी मिल जाती है और वो समाज में जाके भी, कहीं भी प्राइवेट में सेक्टर में भी जाके या गवर्नमेंट सेक्टर में जाके कहीं नौकरी नहीं कर सकते तो उनको अमान्य माना जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेवा से अमान्य माना गया अधिकारियों पर लागू होता है? नहीं, सेवा से मानने का जो नियम है, अमान्य नियम है, वो अधिकारियों पर लागू नहीं होता है। विकलांगता पेंशन के आधार कौन है? केवल सशस्त्र बल के कर्मियों जो सैन्य सेवा के कारण बढ़ी हुई विकलांगता के कारण चिकित्सा के आधार पर अयोग्य या अमान्य माने गए, वे विकलांगता पेंशन के मान्य होंगे। विकलांगता पेंशन में क्या शामिल है? विकलांगता पेंशन में एक समग्र मासिक पेंशन है जिसमें एक सेवा तत्व और एक विकलांग तत्व शामिल होता है। तो वो आपको जानते हैं आप। तो
सशस्त्र बल के कर्मी जो सेवानिवृत्ति हो जाते हैं या अपनी जो कार्यकाल की शर्तों को पूरा करने या सेवानिवृत्त मुक्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से मुक्त कर दिए जाते हैं, क्या वे क्या पाने के हकदार होते हैं? वे क्या पाने के हकदार होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सशस्त्र बल के कार्मिक जिन्हें प्रतिधारण सह हानि मूल्यांकन मेडिकल बोर्ड के संचालन और उसके बाद सेवा में आदेश में प्रतिधारण जारी करने के बाद सैन्य सेवा के धारण या उसके कारण बढ़ी हुई विकलांगता के बावजूद सेना में बनाए रखा जाता है और बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं या अपनी शर्तों को पूरा करने पर रिहा या मुक्त कर दिए जाते हैं, तो सगाई कार्यकाल या सेवानिवृत्ति मुक्ति के लिए आयु प्राप्त करने वाली हानि राहत से सम्मानित होने के पात्र हैं। इस नुकसान राहत का भुगतान सेवानिवृत्ति पेंशन ग्रेच्युटी या सेवा पेंशन ग्रेच्युटी के अलावा उनकी सेवा अवधि के अनुसार किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मान लीजिए थोड़े से डिसेबल हो गए और उनको मेडिकल ने कहा कि नहीं आप लोग थोड़ा काम कर सकते हो, विकलांगता तो है लेकिन आप काम कर सकते हो, तो उनको भी यहाँ पर विकलांगता की श्रेणी में रखा जाएगा जब वो यहाँ पर रिटायरमेंट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या नुकसान राहत विकलांगता तत्व से भिन्न है? क्या नुकसान राहत, पहले जो नुकसान राहत तो अभी इसका नाम चला है, पहले यहाँ पर जो नाम होता था इसका विकलांग तत्व होता था। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नाम बदल गया है बस, केवल उसको आप लोग रामू कह लो या रमेश कह लो। रमेश के घर का नाम रामू है और वैसे रमेश नाम है, तो बात एक ही, आदमी एक ही है। विकलांगता तत्व शब्द को नुकसान राहत में क्यों बदल दिया गया है? तो देखिए, सेवानिवृत्ति कार्यमुक्त होने पर वाले जो कर्मी दिए जाने वाले विकलांगता तत्व को नुकसान राहत में बदल दिया जाता है क्योंकि इसमें सेवा में अमान्य कर्मियों को दिए जाने वाले विकलांगता पेंशन के विकलांग तत्व को अलग किया जा सके जो अपरिवर्तित रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मान लीजिए देखिए, एक तो होता है विकलांगता तत्व, ठीक है ना, और उसके लिए विकलांगता पेंशन हो गई, ठीक है। अभी क्या है कि जो यहाँ पर अमान्य एक होते हैं इनवैलिड और एक होते हैं डिसेबिलिटी, तो इनवैलिड को डिसेबिलिटी से अलग करने के लिए यहाँ पर ये जो है विकलांगता तत्व को नुकसान राहत में बदल दिया है। ऐसा कुछ भी फर्क नहीं है कि उसके कुछ दर में कोई कमी आई है या फिर मतलब उसका कोई मतलब जैसे कि विकलांगता राहत ज़्यादा मिलती थी तब और फिर जो नुकसान राहत जो है वो कम मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब बराबर है रेट, ऐसा कुछ भी दिक्कत हुई नहीं है। क्या मृत्यु विकलांगता या मुआवजे के किसी भी अन्य दर में कोई परिवर्तन हुआ है? किसी भी मृत्यु विकलांगता या मुआवजे की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये स्पष्ट है, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर किसी के बहकावे ना है, सब ठीक है। अब इसके बाद में क्या युद्ध हताहतों की पात्रता में कोई बदलाव हुआ है? नहीं, श्रेणी डी और ई के लिए मृत्यु विकलांगता की किसी भी श्रेणी में कोई के लिए पात्रता में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम है। कैडेट के किस मृत्यु विकलांगता मुआवजे में हकदार होंगे? कैडेट, तो यहाँ पर जो कैडेट सैन्य प्रशिक्षण के कारण होने वाले घाव, चोट, चिकित्सीय स्थिति के कारण प्रशिक्षण में अयोग्य बाहर कर दिए गए हैं, वे मासिक अनुग्रह राशि के अलावा अनुग्रह विकलांगता पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। सैन्य प्रशिक्षण के कारण होने वाली मृत्यु के मामले में कैडकों के पात्र निकटतम रिश्तेदार एकमुश्त अनुग्रह राशि, एकमुश्त मुआवजे के लिए पात्र होंगे। जो कैडेट प्रशिक्षण से अयोग्य हो गए हैं, जिनकी विकलांगता सेना के कारण नहीं है, वे मासिक अनुग्रह राशि के लिए पात्र होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या ER और GMO 2023 जारी होने के बाद मृत्यु विकलांगता मुआवजे की कोई वसूली की योजना बनाई गई है? ER और GMO 2023 के आधार पर कोई पुनरावृत्ति की योजना नहीं बनाई गई है पुनर्प्राप्ति की। तो यहाँ पर क्या युद्ध में चोट लगने की स्थिति में पात्रता में कोई बदलाव होता है? नहीं, इस ER 2023 के जारी होने के बाद उसका विकलांगता तत्व बंद नहीं किया जाएगा। क्या युद्ध में चोट लगने की स्थिति में पात्रता में कोई बदलाव आएगा? नहीं किया जाएगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। क्या विकलांगता तत्व को कुछ वर्षों के बाद बहाल किया जाएगा जब कार्मिक विकल्प चुना है और पेंशन के रूपांतरण की एक मुश्त मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है? नहीं, एक मुश्त मुआवजा प्राप्त होने के बाद कार्मिक को भविष्य में विकलांग तत्व नहीं मिलेगा। 20% युद्ध चोट और 20% शारीरिक चोट और 40% विकलांगता बन जाएगी क्या बन जाएगी? नहीं, समग्र मूल्य का अंकन जो है ER 2023 में उदाहरण के साथ बताए गए हैं और यह ध्यान रखते हुए बताया कि किसी व्यक्ति को 100% से अधिक विकलांगता नहीं किया जा सकता है। यदि युद्ध की चोट के बाद शारीरिक चोट लगती है
तो व्यक्ति की पहले 20% विकलांगता आधार पर युद्ध की चोट का लाभ मिलेगा। हालांकि शारीरिक चोट के लिए विकलांगता 16 यानी 80 का 20% मतलब बोले तो 100 में से 20 चले गए तो 80 बचे ना, तो अभी उसका भी 20% होगा, तो विकलांगता का समग्र मूल्यांकन 36% हो जाएगा। क्या सेवानिवृत्ति सेवा मुक्ति के समय हानि का विकल्प चुनने वालों को ब्रॉड बैंडिंग का लाभ दिया जाएगा? क्या सेवानिवृत्ति सेवा मुक्ति के समय हानि का विकल्प चुनने वालों को ब्रॉड बैंडिंग का लाभ दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, हाँ, सेवानिवृत्ति सेवा मुक्ति के समय हानि का विकल्प चुनने वालों को ब्रॉड बैंडिंग का लाभ दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट खबर थी, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे आपके लिए साझा करनी थी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।